अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एस के एजुविज़न में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। आप तमाम ही का हमारे चैनल में खैर मकदम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी खैर आफ़ियत से होंगे और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आप सभी को खुश व खुर्रम वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। प्यारे बच्चों, नवाए उर्दू निसाब से असबाक का सिलसिला जारी है। इन्हीं असबाक के चलते आज एक असबाक और एक सबक और हम आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं। यह है सबक नंबर 20। यह है सबक नंबर 20। इस सबक का नाम है गर्मी और देहाती बाज़ार। ये एक नज़्म है। ये क्या है? एक नज़्म है। इस नज़्म का नाम है गर्मी और देहाती बाज़ार। चूँकि नज़्म का एक उन्वान हुआ करता है, एक टाइटल हुआ करता है, एक टॉपिक हुआ करता है, उस टॉपिक के इर्द गिर्द ही पूरी नज़्म लिखी जाती है। जबकि गज़ल में दो दो मिसरों का एक शेर होता है और हर शेर एक मुकम्मल बात कह देता है। यहाँ पर जो नज़्म लिखी गई है गर्मी और देहाती बाज़ार, इसको लिखने वाले हैं जोश मली आबादी। ठीक है, इस नज़्म को लिखने वाले कौन है? इसके शायर कौन है? जोश मली आबादी। जोश आपका तखल्लुस है। तो इस नज़्म में गर्मी की कैफियत और देहाती बाज़ार, देहात कहते हैं गाँव को, देहात कहते हैं गाँव को, कि गर्मी की शिद्दत से, गर्मी के मौसम में, तेज़ गर्मी की हालत में एक गांव के बाज़ार का क्या हाल है, ये आपको इस नज़्म में बताया गया है। आइए हम इस नज़्म के एक एक अशार को, एक एक शेर को पढ़ते हैं और उसकी तफसीर से उसके पूरी बारे में पूरी मालूमात को हासिल करने की कोशिश करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज का सबक। सबक शुरू करने से पहले हम इसके मुसन्निफ़, इसके शायर का हम मुख्तसर तारुफ जानेंगे। उसके बाद हम नज़्म को आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। इस शेर के शायर कौन है? जोश मली आबादी। जोश मली आबादी 1898 था 1982। जोश मली आबादी की विलादत, आपका जन्म 1898 में हुआ था और आपका इंतकाल 1982 में हुआ था। शब्बीर हसन ख़ान नाम, तखल्लुस जोश और वतन मली आबाद था। यानी आपकी पैदाइश हुई मली आबाद में। नाम आपका है शब्बीर हसन। क्या नाम आपका? शब्बीर हसन ख़ान आपका पूरा नाम है और आपका तखल्लुस था जोश। पैदाइश लखनऊ में हुई। इल्म व अदब की रिवायत ख़ानदान में बुज़ुर्गों से चली आ रही थी। जोश की इब्तदाई तालीम व तरबियत घर पर हुई। ठीक है, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला आपको पुराना ख़ानदान में ही चलता रहा था। बुज़ुर्ग लोग भी पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले से जुड़े हुए थे और आपकी इब्तदाई तालीम यानी प्रारंभिक शिक्षा आपको कहाँ पर? घर पर ही प्राप्त हुई है, हासिल हुई है। अरबी व फ़ारसी में अच्छी इस्तेदाद पैदा की, अच्छा बढ़ाव पैदा किया। उसके बाद लखनऊ, सीतापुर, आगरा और अलीगढ़ में तालीम हासिल की। तालीम हासिल करने का सिलसिला आपका जारी रहा, कंटिन्यू। और इसी सिलसिले के दौरान आपने लखनऊ, सीतापुर और आगरा और अलीगढ़, इन चारों जगह से आपने आगे से आगे कंटिन्यू तालीम करते गए, तालीम हासिल करते गए। 1916 में वालिद के इंतकाल के बाद वो कोलकाता चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। टैगोर की शख्सियत और शायरी ने जोश को मुतासिर किया। ठीक है, मुतासिर किया मतलब प्रभावित किया। 1916 में आपके वालिद का क्या हो गया था? इंतकाल हो गया था और उसके बाद वो कोलकाता से निकलकर वहाँ से जगह छोड़कर कोलकाता चले गए। यहाँ उनकी मुलाकात रविंद्रनाथ टैगोर से हुई। ठीक है, बहुत अच्छे लेखक हैं वो भी, और उनसे हुई। और उनकी शायरी ने, और टैगोर की शख्सियत और शायरी ने जोश को मुतासिर किया। टैगोर का जो व्यक्तित्व था, आपकी जो पर्सनालिटी थी, उससे बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत प्रभावित हुए। कौन? जोश। 1924 में वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद के दारुल तर्जुमा में नाज़िर अदब के ओहदे पर मुलाजिम हुए, यानी वहाँ पर आपने नौकरी की। 1934 में दिल्ली आ गए, जहाँ उनके कई शायरी मजमूए शाया हुए। दिल्ली आने के बाद आपके शायरी मजमूए, शायरियों का संग्रह क्या हुआ? शाया हुआ, प्रकाशित हुआ। कलम के उन्वान से एक रिसाला भी जारी किया। एक उन्वान कहते हैं टॉपिक को, उन्वान कहते हैं टॉपिक को। कलम नाम का एक रिसाला आपने जारी किया, ठीक है, उस नाम से, उस टॉपिक से। उसके बाद वो पूना की एक फ़िल्म कंपनी में मुलाजिम हो गए। ठीक है, फ़िल्म कंपनी में भी आपने मुलाजमत नौकरी की है। आज़ादी के बाद हुकूमत हिंद के रिसाले आजकल दिल्ली के मुदीर मुकर्रर हुए। मुदीर कहते हैं एडिटर को, संपादक। ठीक है, और किसके एडिटर रहे? आजकल। 1955 में उन्हें पद्म भूषण के एजाज़ से नवाजा गया। इस्लामाबाद, पाकिस्तान में उनका इंतकाल हुआ। पद्म भूषण के एजाज़
यानी पद्म भूषण सम्मान से आपको नवाजा गया। जोश मली आबादी इंतहाई कादिरुल कलाम शायर थे। कादिरुल कलाम बहुत अच्छी कुदरत रखने वाले। उनका पहला मजमूआ कलाम रूह अदब 1929 में शाया हुआ। उसके बाद उनके कई मजमूए मंजर आम पर आए, जिनमें शोला व शबनम, हर्फ व हिकायत और संबल व सलासुल काबिल ज़िक्र हैं। ये उनके बहुत ख़ास मजमूए हैं। उनका आखिरी शायरी कारनामा नामुकम्मल तवील नज़्म हर्फ आखिर है। नस्र में उनकी मारूफ किताब उनकी आप बीती यादों की बारात है। जोश ने गज़लें और रुबाइयाँ भी कही हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो नज़्म के शायर हैं। इब्तिदा में उनकी नज़्मों का मौजू फ़ितरत की तस्वीर कशी था, जिसकी वजह से उन्हें शायर फ़ितरत कहा जाता था। तहरीक आज़ादी के ज़ेर असर उन्होंने जब वतन के गीत गाए और सियासी मसाइल को मौजू बनाया, अपने वलवला अंगेज़ व लब व लहजे की वजह से शायर इनकलाब कहलाए। वलवला अंगेज़ यानी बहुत जोश खरोश के साथ, बहुत ज़्यादा जिद्दत पसंदी के साथ आपने जो कलाम लिखे हैं, इसलिए आपको शायर इनकलाब कहा गया। शायर कहते हैं, शायर को हिंदी में कहते हैं कवि, इनकलाब कहते हैं आंदोलन को। आंदोलन का कवि कहा गया। आपने इतने ज़बरदस्त तरीके से आपने अपनी लेख लिखे हैं, अपनी शायरियाँ आपने लिखी है। ठीक है, ये था इनका मुख्तसर सा तारुफ किसका, जोश मली आबादी का। अब हम पढ़ते हैं इनकी नज़्म जो आपके निसाब में शामिल है। इस नज़्म का नाम है गर्मी और देहाती बाज़ार। गर्मी का मौसम यानी तेज़ शिद्दत वाली गर्मी, और देहाती बाज़ार यानी गांव का एक बाज़ार। उस गर्मी के मौसम में, गर्मी की तेज़ तपिश में एक गांव के बाज़ार की क्या कैफियत हो सकती है, क्या हालत हो सकती है, आपने अपनी शायरी से उस चीज़ को एकदम नुमाया किया है, समझाया है, स्पष्ट किया है। अपनी शायरी में उस चीज़ को समेट कर रखा है। आपको बड़े इंटरेस्टिंग इस टॉपिक को पकड़ा है और बहुत ही पुर लहजे और पुरकशिश अंदाज में आपने इस चीज़ को पेश किया है। आप जितना ज़्यादा ढंग से सुनने की और ढंग से समझने की कोशिश करेंगे, आपको उतना ज़्यादा ये आसानी से समझ में आएगा। आपको बस इसके थोड़े अल्फाज मानी थोड़े मुश्किल हैं, तो आपको थोड़ा गौर लगा के सुनना है और अल्फाज मानी को जहन में पुख्ता याद रखना है। इसके बाद आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक हर्फ का मतलब समझाता चलूँ और बताता चलूँ। आपको भी ध्यान से समझना है। फिर भी अगर कोई अल्फाज मानी ऐसा हो जो मुझसे छूट जाए, तो आप कमेंट में, चैट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की नज़्म। गर्मी और देहाती बाज़ार। दोपहर बाज़ार दुकान, गांव के खलकत का शोर, खून की प्यासी शुआएं, रूह फरसा लू का ज़ोर, आग की रो कारोबारे ज़िंदगी का पेचोताब, तंद शोले सुर्ख ज़र्रे गर्म झोंके आफताब। मंजर को कैसे खींचा है आप देखो। दोपहर यानी दोपहर का टाइम, बाज़ार दुकान, दोपहर का टाइम है, दोपहर का समय, दोपहर का वक्त है, और बाज़ार में दुकानें हैं। गांव की खलकत का शोर, खलकत कहते हैं, खल्क की जमा है खलकत, खल्क से खलकत बना है। खल्क का मतलब लोग, खल्क का मतलब लोग। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या है, खालिक हैं, और हम उसकी मखलूक हैं, तो मखलूक को ही खलकत कहा जाता है। खालिक मतलब पैदा करने वाला, और खलकत का मतलब पैदा हुआ। खलकत का मतलब उसकी रचना। खालिक का मतलब रचनाकार भी होता है, रचना करने वाला खालिक। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रचनाकार है, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें पैदा किया, उसने हमें बनाया है, और हम उसकी मखलूक हैं, हम उसकी रचना है। खून की प्यासी शुआएं, शुआएं कहते हैं किरणों को, धूप की किरणें, सूरज की किरणें। रूह फरसा लू का ज़ोर, लू यानी तेज़ गर्म हवाओं को, गर्मी में चलने वाली तेज़ गर्म हवाओं को लू कहा जाता है। रूह फरसा यानी रूह को तकलीफ़ देने वाली लू। दोपहर का वक्त है, बाज़ार का हाल कुछ ऐसा है। गांव के लोगों का शोर है, गांव के लोग इधर उधर घूम रहे हैं, उनका शोर है। और खून की प्यासी शुआएं यानी गर्मी की धूप इतनी तेज़ है, उसकी किरणें इतनी तेज़ है जैसे खून की प्यासी हो, इंसान को जान से मार डालेगी, इतनी तेज़ उसकी हालत है। रूह फरसा लू का ज़ोर, और लू का ज़ोर इतना तेज़ है कि वो रूह को तड़पा डालती है, रूह को परेशान कर देती है, इतनी ज़्यादा लू की कैफियत तेज़ है। आगे देखो, आग की रो कहते हैं बहाव को, आग बह रही हो। कारोबारे ज़िंदगी का पेचोताब कहते हैं गुस्से वाली हालत,
गुस्से वाली कैफियत, कारोबारी हालत में इंसान गुस्से वाली हालत में होता है। आग की रो, आग की तरह धूप आ रही है, आग के शोले बरसा रही है और कारोबारी ज़िंदगी चल रही है पैचोताप, गुस्से वाली हालत में सारा काम चल रहा है। तुंद शोले, तुंद कहते हैं तेज़ को, तुंद कहते हैं तेज़ को, तेज़ शोले, बहुत तेज़ अंगारे बरस रहे हैं, किससे? धूप से। सुर्ख ज़र्रे, सुर कहते हैं लाल को, ज़र्रे कहते हैं कण को, दाने को। गर्म झोंके, गर्म झोंके कहते हैं हवा को, गर्म हवा, गर्म तेज़ हवा। आफताब कहते हैं सूरज को, आफताब कहते हैं सूरज को। तो और हालत कैसे है? तुंद शोले, सुर्ख ज़र्रे, गर्म झोंके, आफताब। आग की रो, कारोबारे ज़िंदगी का पैचुताब, तुंद शोले, सुर्ख ज़र्रे, गर्म झोंके, आफताब। सूरज की धूप इतनी तेज़ है, ऐसा लगता है मानो जैसे आग के गोले, आग के अंगारे बरसा रही हैं, आग के शोले बरसा रही है, इतनी तेज़ धूप की हालत है। कुछ ऐसा मंजर आपने वहाँ का खींचा है। देखिए आगे मिसरों में शायर क्या कहना चाहते हैं। आगे लिखते हैं, शोर हलचल, गुलगुला, हैजान, लू, गर्मी, गुबार। शोर हलचल, गुलगुला, हैजान, लू, गर्मी, गुबार। बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़े, कतार अंदर कतार। शोर यानी बहुत ज़्यादा शोर होना, ठीक है, नॉइस। हलचल यानी हलचल होना, हंगामा होना। गुलगुला यानी भी हंगामा ही होता है, गुलगुला भी नहीं, हंगामा, भीड़ भाड़ होना, हंगामा होना, हर तरफ शोर है, हलचल है, हंगामा हो रहा है। हैजान, हैजान कहते हैं परेशानी को। लू यानी तेज़ हवा में, गर्म हवा के झोंके, तेज़ गर्म हवा चलने को लू कहते हैं। गर्मी यानी गर्मी हालत। और गुबार कहते हैं धूल उड़ना, गुबार कहते हैं धूल उड़ना। तो हालत कैसी है? हर तरफ शोर हो रहा है, लोग परेशान हैं, हंगामे में लोग परेशान हैं, तेज़ गर्मी है और हर तरफ धूल उड़ रही है। बैल, घोड़े, बकरियां, भेड़ें, कतार अंदर कतार। बैल, घोड़े, बकरियां और भेड़ें, ये सब क्या है? कतार ब कतार, लाइन से एक कतार में खड़े हैं, कुछ अंदर खड़े हैं, कुछ बाहर खड़े हैं और हर तरफ शोर है, हर तरफ धूल उड़ रही है, हर तरफ तेज़ लू चल रही है, तेज़ गर्मी की हवाएं चल रही हैं शिद्दत से। मक्खियों की भिन भिनाहट, गुड़ की बू, मिर्चों की धांस। खरपुजे, आलू, खली, गेहूं, कद्दू, तरबूज, घास। मक्खियों की भिन भिनाहट हो रही है, हर तरफ मक्खियाँ भिन भिना रही है। क्यों? क्योंकि गुड़ की बदबू आ रही है। गुड़ की बदबू आ रही है किसकी वजह से? तेज़ गर्मी की वजह से। मिर्चों की धांस, और कहीं पर मिर्चों की धांस उड़ रही है। मिर्ची से धांस होते हैं जिससे छींक आती है, खांसी आती है, तो मिर्चों की धांस हो रही है, मक्खियों की भिनभिनाहट हो रही है उस तेज़ गर्मी से, गुड़ की बदबू आ रही है। खरबूजे, खरबूजे जमा है खरबूज की, और खरबूज का मतलब खरबूजा, ठीक है। खरबूजे कहीं खरबूजे रखे हैं, कहीं आलू रखे हैं, कहीं खली रखी है, कहीं गेहूं है, कहीं कद्दू है, कहीं तरबूज है और कहीं पर घास है। ये सारा माहौल कहाँ पर है? तेज़ गर्मी में। कहाँ पर? उस गांव के बाज़ार में। धूप की शिद्दत, हवा की यौ रेशें, गर्मी की रव। कमलियों पर सुर्ख चावल, टाट की टुकड़ों पे जाओ। धूप की शिद्दत, शिद्दत कहते हैं सख्ती को, धूप बहुत सख्त है। हवा की यौ रेशें, और हवा में तेज़ तीखापन है। गर्मी की रव, और गर्मी का बहाव है, गर्मी का तेज़ बहाव है, गर्मी बहुत तेज़ी से पड़ रही है। कमलियों पर सुर्ख चावल, कुछ कमली, कमली कहते हैं कपड़े का टुकड़ा, कुछ कपड़ों पर चावल सूख रहे हैं। कहीं टाट पर, टाट के टुकड़ों पर जौ पड़ा है, कहीं पर मिर्ची पड़ी है, कहीं पर चावल पड़ा है, कहीं पर जौ पड़ा है, कहीं पर गुड़ की बदबू आ रही है, कहीं मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, कहीं खरबूजे पड़े हैं, कहीं आलू पड़े हैं, कहीं खली, कहीं गेहूँ, कहीं कद्दू, कहीं तरबूज पड़े हैं। और ये सारा माहौल गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशान और बेचैन हो रहा है, परेशान और बेचैनी वाला मौसम है। आखिर गर्मी कितनी सख्त हुआ करती है, ये बात शायर ऐसा मंजर खींचना चाह रहे हैं। देखिए आगे शायर क्या फरमाते हैं। गर्म ज़र्रों के शदाइद, झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ों में घास थे, बूढ़ों की चिल्मों का धुआं। माँओं के कांधे पे बच्चे गर्दने डाले हुए, भूख की आँखों के तारे, प्यास के पाले हुए। बामुदर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से, हर नफस एक आँच सी उठती हुई ज़र्रात से। गर्म ज़र्रों के शदाइद, शदाइद जमा है शदीद की, शदीद का मतलब सख्त। गर्म ज़र्रों के शदाइद, ज़र्रे हर कण बहुत गर्म है, शदीद सख्ती से बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। झक्कड़ों की सख्तियाँ, झक्कड़ कहते हैं तेज़ हवा के झोंके, बहुत सख्त हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी पैदा कर रहे हैं।
झक्कड़ों में खांसते हुए और इस माहौल में खांसते हुए बूढ़ों की चिलमों का धुआं। बूढ़े लोग चिलम पी रहे हैं। चिलम ठीक है, एक बीड़ी सिगरेट होती है उस तरह चिलम भी हुआ करती है। चिलम पीते हैं बूढ़े लोग, उनके चिलम पीने से धुआं उठ रहा है। कुछ ऐसा माहौल उस गर्मी के मौसम में देखा जा रहा है। माओं के कंधे पे बच्चे गर्दनें डाले हुए, आपने देखा होगा छोटे मासूम बच्चे होते हैं, माओं की गोद में होते हैं और गर्दन उनके कंधे पर टिकाए होते हैं। तो माओं के कंधे पे बच्चे गर्दन टिकाए हुए हैं, उसको यहाँ लिख रहे हैं गर्दनें डाले हुए। भूख की आंखों के तारे, प्यास के पाले हुए। इस गर्मी की शिद्दत से, इस गर्मी की सख्ती से बच्चे प्यासे हैं, भूखे हैं। कुछ ऐसा मंजरकशी आपने वहाँ पर की है कि गांव में उस गर्मी का मौसम कुछ ऐसा नज़र आ रहा है कि बूढ़े लोग चिलम पी रहे हैं, धुआं उठ रहा है, बहुत तेज़ और सख्त गर्मी पड़ रही है। कुछ औरतें जा रही हैं जिनके गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं, गर्दनें टिकाए हुए हैं, गर्दनें डाले हुए हैं, और वो बच्चे भूख से, प्यास से, बिल्कुल प्यासी हालत में, इस धूप की शिद्दत से शदीद प्यासे हैं। बामुदर लर्जे हुए खुर्शीद के आफात से, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, आफात कहते हैं, आफात जमा है आफत की, आफात जमा है आफत की, कि सूरज से तो आफत आ रही है। कुछ ऐसी हालत हो रही है। हर नफस एक आँच से उठती हुई ज़र्रात से, ज़र्रात जमा है ज़र्रे की, ज़र्रा यानी कण, ज़र्रा मानी कण, ज़र्रात कणों की, कण की जमा कणों। हर नफस, नफस का मतलब हर सांस, हर जिंदा, हर जानवर, हर जिंदा चीज़, हर नफस, हर जिंदा चीज़ का मतलब, हर नफस का मतलब हर जिंदा चीज़। तो हर नफस से, हर जिंदा चीज़ एक आँच से उठती हुई ज़र्रात से। हर तरफ जिंदा लोग परेशान हैं, हर तरफ लोग, हर सांस परेशान है। किससे? एक आँच से उठती है। आँच का मतलब तपिश, हर चीज़ से तपिश उठती है। आपने देखा होगा जब धूप बहुत तेज़ होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, तो ना सिर्फ ऊपर से धूप तेज़ होती है, आदमी चलता जिस सड़क से, जिस रोड से, जिस जगह से गुज़र रहा है, तो ना सिर्फ ऊपर से धूप तेज़ है, बल्कि जिस ज़मीन से गुज़र रहा है वो ज़मीन भी धूप की तेज़ी से, धूप की उस गर्मी से क्या होती है, ज़मीन भी गर्म हो जाती है, ज़मीन भी गर्म हो जाती है। तो ऊपर से तो गर्मी आ ही रही है, नीचे ज़मीन भी भपक रही है, ज़मीन भी गर्मी छोड़ रही है। तो सूरज और ज़मीन आसमान दोनों क्या हो रहे हैं, गर्म हो रहे हैं, और उस दोनों की गर्मी से इंसान क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा बेचैन और बेकरार, बहुत परेशान हो जाता है। कुछ ऐसा मौसम, कुछ ऐसी कैफियत यहाँ पर उन्होंने बयान की है कि हर ज़र्रे से आँच उठती है। आँच उठना मतलब गर्मी फूट रही है, हर एक ज़र्रे से, हर कण से, ज़मीन पर पड़ने वाली हर धूल के कण से भी क्या उठ रही है, गर्मी उठ रही है, क्योंकि गर्मी से हर चीज़ गर्म हो चुकी है। आगे देखिए, मर्द ज़न गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए, चिलचिलाती धूप की रौ में चने भुनते हुए, यूं शुआएं साये अशजार से छनती हुई, मयान से मौसम की तेगें बेअमा निकली हुई, लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई, दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई, आसमां पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रम, नशे में मुमसिक का जैसे वादाए जूदो करम। मर्द ज़न गर्दिश में चीलों की सदा सुनते हुए, मर्द यानी नर, जन यानी मादा, मर्द ज़न आदमी औरत, गर्दिश में यानी चक्कर में, चीलों की सदा, सदा का मतलब आवाज़, चील एक परिंदा। तो मर्द ज़न उस गर्मी की हालत में क्या देखते हैं, चीलों की आवाज़ें सुन रहे हैं, जो धूप की गर्दिश में चक्कर में इधर उधर मंडरा रही हैं। चीलें चिल्ला रही हैं, चीलों की आवाज़ें वो सुन रहे हैं। कौन? आदमी औरत। चिलचिलाती धूप यानी बहुत तेज़ धूप, जिसमें आंखें भी ना खुले इंसान की, इतनी तेज़ धूप, चिलचिलाती धूप की रौ में चने बुनते हुए, और इस रौ में भी लोग क्या कर रहे हैं, चने बुन रहे हैं। क्या कर रहे हैं? चने बुन रहे हैं, यानी चने को सेकना, चने को सेकना। यूं शुआएं साया अशजार से छनती हुई, यूं शुआएं, शुआएं जमा है शुआ की, शुआएं कहते हैं किरणों को, ठीक है। शुआएं किसे कहते हैं? किरणों को, सूरज से निकलने वाली किरणों को क्या कहते हैं? शुआएं कहते हैं। तो शुआएं साया, साया कहते हैं साया होना, छाया होना। अशजार, अशजार जमा है शजर की, शजर अरबी का लफ्ज़ है, शजर का मतलब पेड़, शजर का मतलब पेड़, अशजार यानी पेड़ों। तो पेड़ों से सूरज की किरणें छनती हुई नीचे आ रही है, और कैसे छन रही है? मयान से मौसम की तेगें, तेग यानी तलवार, तेग यानी तलवार, और तलवार को जिस कवच में रखा जाता है उसे कहता है मयान। आपने सुना होगा एक मुहावरा, एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, है ना। तो एक मयान में एक ही तलवार हुआ करती है, तलवार के कवच हुआ करता है, जिसे मयान कहा जाता है।
तो एक मयान से मौसम की तेगें बेअमा, बेअमा यानी ऐसी तलवार जिसके वार से बचा ना जा सके। तेगें बेअमा का मतलब ये है ऐसी तलवार, तलवार कवच से बाहर निकली हुई और उसके वार से कोई बच ना सके। तो मयान से मौसम की तेगें बेअमा निकली हुई। धूप जब ऊपर से तेज़ पड़ रही है, धूप जो ऊपर से आ रही है, तो पेड़ों के बीच में जो छोटी छोटी जगह रह रही है, उस जगह से छनती हुई जो धूप आ रही है, तो वो धूप की किरणें ऐसे आ रही है जैसे कोई तलवार का वार हो और उससे इंसान बच ही ना पाएगा। धूप की सख्ती इतनी ज़्यादा, इतना ज़्यादा उसको बड़ा चढ़ाकर आपने बताया है कि धूप की तेज़ी इतनी ज़्यादा है कि उसकी किरणें ऐसी लग रही है जैसे मानो कोई तलवारों का वार हो। लू के मारे बामुदर की रूह घबराई हुई। लू से बामुदर हर दरवाज़ा, हर जगह बिल्कुल घबराया हुआ है, लू की उस तपिश की वजह से, लू की उस सख्ती की वजह से। लू का मतलब गर्म हवा, गर्म हवा के झोंके क्या कहलाते हैं? लू कहलाते हैं। तेज़ गर्म के झोंके से हर रूह घबराई हुई, हर इंसान बहुत परेशान है, बेचैन है। दोस्तों की शक्ल पर बेगानगी छाई हुई। दोस्त यानी निकलने वाले, मिलने जुलने वाले लोग। बेगानगी कहते हैं अनजानेपन को। बेगानगी का मतलब अनजानापन, कि आप उसे जानते ही ना हो, आप जिसे जानते ना हो, अनजान बन जाएं। यानी लोग गुजर रहे हैं, आप जब सड़क से, आप उस गांव के माहौल से, उस बाज़ार से गुजर रहे हैं, लोग वहाँ से गुजर रहे हैं, तो एक दूसरे की तरफ देख ही नहीं रहे हैं, एक दूसरे को ऐसे पास से गुजर रहे हैं जैसे वो अनजान, एक दूसरे को जानते ही ना हो। क्यों? क्योंकि धूप बहुत तेज़ है। हर इंसान वहाँ से निकल कर गुजरना चाहता है, वहाँ से चला जाना चाहता है, उस धूप में रुकना ही नहीं चाह रहा। हर इंसान अनजान हो गया है। दोस्त भी क्या हो गए? अनजान हो गए हैं। उस धूप की सख्ती में कोई रुक कर, 2 घड़ी रुक कर, पास में रुक कर बात नहीं करना चाह रहा है, धूप की सख्ती इतनी तेज़ है। आसमां पर अब्र के भटके हुए टुकड़ों का रम। रम कहते हैं भागदौड़ को, रम कहते हैं भागदौड़ को। भटके हुए टुकड़े, अब्र कहते हैं बादल को। और सख्ती होने के बावजूद, इतनी सख्ती धूप की, इतनी चिलचिलाती धूप में बादल भटक रहे हैं। बादल के टुकड़े क्या हो रहे हैं? इधर उधर हवा में भागदौड़ कर रहे हैं। नशे में मुमसिक्का जैसे वादाए जूदो करम। नशे में, नशे की हालत में। मुमसिक कहते हैं कंजूस, मुमसिक कहते हैं कंजूस। वादाए जूदो करम, वादा यानी वादा करना, जूदो करम यानी रहम करम वाली बात, कोई इनाम इकराम की बात। कि नशे में एक इंसान कोई वादा कर लेता है ना किसी से, कोई कंजूस नशे में की हालत में वादा कर ले किसी से, अरे यार आज तो तू अपने ये काम कर दिया, मैं तेरा वो काम कर दूंगा, चल मैं तुझे इनाम, आज तो बोल तेरे को क्या मांगता है। होता है ना ऐसा इस हालत में, आज तो बोल तेरे को क्या मांगता है, पौने सब कुछ आज तो बोलेगा जो कर दूंगा। लेकिन जब वो नशे की हालत से उतरता है, जब उसका नशा उतर जाता है, तो कहता कौन सा वादा, कैसा वादा, क्या देना है, कुछ नहीं देना है। जब ऐसी हालत होती है, जब ऐसे हालात आते हैं, तो नशे में जैसे वादाए मुमसिक का जूदो करम। मुमसिक यानी कंजूस, उस कंजूस ने कोई वादा कर लिया और नशे की हालत में, जूदो करम कोई इनाम इकराम का वादा कर लिया और बाद में भूल गया हो, तो ये बादल भी ऐसे घूम रहे हैं हवा में, हम पर कोई एहसान कर रहे हैं घूम घूम कर। ये रुक भी नहीं रहे एक जगह, बादल रुक जाएं, ये बादल एक जगह थोड़ा रुक जाएं तो क्या होगा? धूप की किरणें, धूप की तेज़ी हमारे ऊपर सीधी ना आए। लेकिन बादल तो इधर उधर भाग रहे हैं, जैसे कि इनको वादा, कोई कंजूस का जैसे कोई वादा हो, इस तरह ही बादल उधर भाग रहे हैं और धूप की तेज़ किरणें हम पर सीधी आ रही है और धूप की तपिश से हमें कोई राहत नहीं मिल पा रही है। आगे देखिए शायर ने गर्मी को कितना तेज़ बताया है, शायर ने गर्मी की कितनी तेज़ हालत बताई है। आगे शायर में देखिए आप, हर रविश पर चिड़चिड़ापन, हर सदा में बेरुखी, हर जगह हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, सर पे काफिर धूप जैसे, रूह पर अक्से गुनाह, तेज़ किरणें जैसे बूढ़े सूदख्वारों की निगाह। हर रविश पर चिड़चिड़ापन, रविश कहते हैं तौर तरीका, रविश का मतलब तौर तरीका, हर तरीके में चिड़चिड़ापन है, हर इंसान चिड़चिड़ा हो रखा है। किस लिए? धूप में। अगर कोई तेज़ धूप में, आप तेज़ धूप में जा रहे हैं और आपको हाथ पकड़ के रोक ले, अरे रुकना, कुछ देर बात करते हैं, अरे यार तू छोड़, हाथ मेरे जाने दे, तेज़ धूप आ रही है, परेशान हो रहा हूँ इस धूप में, कहाँ रुकता है, चल छाया में चल के बात करते हैं। तो हर रविश में, हर जान में, हर लोगों का तौर तरीका क्या? चिड़चिड़ा हो रखा है हर इंसान उस धूप की तेज़ी से, उस शिद्दत वाली गर्मी से। हर सदा में बेरुखी, सदा यानी आवाज़, हर इंसान की आवाज़ में बेरुखी है। बेरुखी यानी एक रूखापन, बेरुखी यानी रूखापन, एक बेरुखी सी है, बात करने में चिड़चिड़ापन है, हर इंसान परेशान से लगता है, बात करने से भी उसका बात करने का मन ही नहीं है जैसे। हर जिगर भुनता हुआ, हर खोपड़ी पकती हुई, जिगर इंसान का दिल, जिगर, हर जिगर भुन रहा है, पक रहा है, हर खोपड़ी पक रही इंसान की, इतनी तेज़ धूप है जैसे खोपड़ी पक गई हो इंसान की, जिस तरह खाना पकता है उस तरह खोपड़ी पक गई है।
इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ धूप, इतनी तेज़ गर्मी उस वक्त पड़ रही है। सर पे काफिर धूप जैसे, रूह पर अक्से गुनाह, रूह पर अक्से गुनाह, अक्से गुनाह यानी गुनाह की परछाई, गुनाह की परछाई। हम पर धूप ऐसे पड़ रही है जैसे कोई गुनाह की परछाई हो। तेज़ किरणें, किरणें मतलब शुआएं, तेज़ किरणें इस तरह देख रही है जैसे बूढ़े सूदख्वारों की निगाह। सूदख्वार कहते हैं ब्याज लेने वाले को, सूद खाने वाले को। सूद खाना सबसे बड़ा गुनाह है, ठीक है। और सूदख्वार होता है ना, जो कोई बूढ़ा सूदखोर होता है, जब वो किसी को अपना उधार दे देता है, और जब सूद खाने वाला, ब्याज लेने वाला, जब ब्याज लेने वाला इंसान अपने कर्ज़दार को, जिससे वो कर्ज़ा मांगता है, जब उसके पास जाता है तो कितना गुस्से में उसे देखता है, चल ला पैसा ला, ला मेरा रुपया वापस, ठीक है। वो उस हालत में देखता है ना, उसे कितने गुस्से वाली शदीद हालत में उसे देखता है, उस कठोर आंखों से, उन जटिल आंखों से, उन पर उस गुस्से वाली नज़रों से उसे देखता है। ये तेज़ किरणें भी हमें ऐसी देख रही है जैसे हमने इनका से कोई कर्ज़ा ले लिया हो और हमसे किसी कर्ज़े की वापस क्या कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। ये तो धूप हम पर ऐसे गुनाह की परछाई डाल रही है, हम पर इतनी तेज़ शिद्दत से आ रही है धूप, जैसे हमसे कोई कर्ज़ ले लिया और हम का कर्ज़ नहीं चुका रहे हैं। इतनी तेज़ इसकी निगाहें हैं जैसे कोई सूदख्वार की निगाह होती है। हम पर इतना गुस्सा, इतना कहर डाल रही है। तो जोश मिली आबादी ने गर्मी का इतना भारी मौसम, गर्मी की इतनी शिद्दत इस नज़्म में बयान की है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नज़्म पसंद आई होगी, और इसके हर हर्फ, मैंने हर एक हर्फ का मतलब बताने की, एक एक लफ्ज़ का मतलब बताने की मैंने पूरी कोशिश की है। फिर भी आपको कोई बात समझ में ना आए, कोई टॉपिक रह जाए, कोई भी मसला, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझसे चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे आपसे अगली नज़्म में, अगले चैप्टर में। तब तक के लिए मैं मोहम्मद शहजाद खान आपसे चाहूँगा इजाज़त। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।